अच्छा, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं विद द रेप्लिकेटिव साइकिल और फिर उससे आई गो बैकवर्ड्स थोड़ा सा। इसकी रेप्लिकेशन से पहले द ओनली थिंग यू शुड नो इज़ कि हेपेटाइटिस बी इज़ एन एनवेलप्ड डीएनए वायरस, क्योंकि हमने कहा था कि दिस इज़ द ओनली डीएनए वायरस, देयरफॉर दिस इज़ द ओनली हेपेटाइटिस वायरस व्हिच हैज़ अ डीएनए पोलीमरेज। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो बिफोर रेप्लिकेशन इज़ दिस पार्ट। इसके अंदर 4 जीन्स होते हैं हेप बी वायरस में, जो कि 5 एंटीजन्स स्लैश प्रोटीन्स को कोड करती हैं। 4 जीन्स S, P, C, X हैं। जो S है दैट कोड्स फॉर द सरफेस एंटीजन, द P कोड्स फॉर दिस पोलीमरेज, द C कोड्स फॉर द कोर एंटीजन एंड द E एंटीजन, और जो X है दैट कोड्स फॉर प्रोटीन X, हेपेटाइटिस प्रोटीन X। अब कोर एंटीजन इज़ जस्ट देयर, इट्स एन एंटीजन जो कि कोर में मौजूद होते हैं और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी बनती होती हैं। ई एंटीजन इज़ रिलेटेड टू ट्रांसमिटेबिलिटी, ट्रांसमिबिलिटी, जिसमें एंटीजन क्रॉनिसिटी जब हो जाती है, यानी जो एक इन्फेक्टेड बंदा अगर क्रॉनिक कैरियर स्टेट में आ जाए, उसमें अगर ई एंटीजन मौजूद हो या ज़्यादा हो डिटेक्टेबल अमाउंट में, तो वो ज़्यादा लाइकली होता है टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। या फिर वाइस वर्सा, जिसमें ई एंटीजन कम हो या फिर जिसमें ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बन गई हों, वो बंदा लेस लाइकली होता है टू ट्रांसमिट हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन। और जो एक्स प्रोटीन है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन दी ऑन्कोजेनेसिस, यानी इट्स इन्वॉल्व इन ऑन्कोजेनेसिस। ये करता क्या है कि ये बेसिकली इनएक्टिवेट कर देता है P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन को, जो कि वो थी ग्रोथ साइकिल में एक चेक पॉइंट होता था। So now that you know these different antigens or proteins, we can move on to the replicative cycle. उससे पहले एक और चीज़, हेपाटोसाइट्स क्यों अफेक्ट होते हैं हेप बी वायरस से? 2 बातें हैं। हेपाटोसाइट्स पे एक तो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है HBV के लिए, जो कि फिर उसकी एंट्री को फैसिलिटेट करा देता है सेल के अंदर। नंबर 2, हेपेटाइटिस के जो हेपाटोसाइट्स सेल्स के पास वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जो कि इसकी रेप्लिकेशन के दौरान एक स्टेप आता है जहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है, एक्सेप्ट कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो वहाँ पे दिस बिकम्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप उसको लिटरली मशीनरी दे रहे हो कि तुम्हें जो चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझे इन्फेक्ट करो। मूविंग ऑन, सो अब हम इसकी रेप्लिकेटिव साइकिल पढ़ते हैं। सो रेप्लिकेटिव साइकिल में होता ये है कि ये विरियन एंटर किया, व्हिच इज़ बेसिकली वायरस का पार्टिकल, उस पर रिमेंबर इट्स एन एनवेलप्ड वायरस, तो उसने अपनी पहले अनकोटिंग की एंट्री के दौरान, यानी उसने अपना एनवेलप हटा दिया। अब वो जो होस्ट सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे वो वाली बात रिकॉल करेंगे कि इसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है वो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड है। एंड एक और बात रिकॉल करेंगे कि इसमें ये जो पी जीन था दैट कोडेड फॉर द पोलीमरेज, अब वो काम आएगा और इसका कंप्लीट कर देगा डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को। नाउ दैट्स डन, जो प्रोसेस उससे एक्चुअल प्रोजेनी का वायरल डीएनए बनेगा, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन ही होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं, जो कि यहाँ पे होगा, लेकिन उसके लिए पहले एमआरएनए इटसेल्फ आना चाहिए। उसमें हम ये ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, जिसके लिए हेपाटोसाइट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मौजूद रखता है अपने पास, विच फैसिलिटेट्स द इन्फेक्शन का प्रोसेस। सो ट्रांसक्रिप्शन हुई, ढेर सारे एमआरएनएज बने और एक इंडिविजुअल लंबा सा फुल लेंथ एमआरएनए बन गया। इस एमआरएनए ने अब एक नेगेटिव स्ट्रैंड बनाया डीएनए का, और वो डीएनए, यानी ये टेम्पलेट बन गया डीएनए के लिए, ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। वो डीएनए अब अपना सेकेंड स्ट्रैंड बनाएगा, तो वो अब डीएनए से एक और डीएनए का डबल स्ट्रैंड कंप्लीट हो गया, और वो फिर अब अपने प्रोजेनी वायरस के अंदर चले जाएंगे और वो इस सेल की सेल मेम्ब्रेन से अपना नया एनवेलप लेके निकल जाएगा। सो दैट वाज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें याद ये रखने की बात है कि यहाँ पे जो अपने पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कंप्लीट करता है और यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, ये दोनों सेम डीएनए पोलीमरेज एंजाइम्स करते हैं। HBV में क्रॉनिक स्टेट मौजूद होती है, ये क्रॉनिसिटी शो करता है। B, C, D तीनों करते हैं, और A और E जो कि एंट्रल रूट से ट्रांसमिट होते थे वो नहीं करते। इसमें क्योंकि क्रॉनिसिटी है, तो क्रॉनिसिटी की आगे बहुत लंबी डिटेल है, विच इज़ लिंक्ड टू
सेलुलर कार्सिनोमा, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन इसकी क्या होती है। लाइक वी सेड जस्ट नाउ कि इसकी ट्रांसमिशन इज़ पैरेंटली यानी ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, लेकिन बी में एक स्पेशल बात ये थी कि ये पेरीनेटली भी ट्रांसमिट होते हैं यानी मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। सो अगेन वही तीन बातें हैं, वाया ब्लड, वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेरीनेटली। ब्लड की रीजंस हो जाएंगी कि अगर कोई आईवी ड्रग अब्यूज़र है या कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया या नीडल स्टिक इंजरी हो गई है या व्हाटएवर। पेरीनेटली ऑब्वियसली ड्यूरिंग बर्थ, और सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई इंटीमेट कॉन्टैक्ट से, या अगर आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया जिससे आपका वेजाइन या सीमेन की जो फ्लूइड्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट हो गए तो, और अगर पर्सन इज़ इन्फेक्टेड तो ऑब्वियसली विल गेट द इन्फेक्शन। इसमें जो मदर टू चाइल्ड है उसमें दो बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा से बहुत रेयरली ट्रांसमिट होती है और ब्रेस्ट फीडिंग से ऑलमोस्ट नहीं होती। लाइक ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट अ सोर्स फॉर द ट्रांसमिशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। ट्रांसप्लेसेंटल थोड़ा बहुत होता है बट मेनली इट्स थ्रू द पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। मूविंग ऑन वी टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस। सो इसमें मेनली यही है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो मीडिएट कराते हैं इम्यून अटैक अगेंस्ट द वायरल एंटीजेंस जो कि ये इसके सेल की मेम्ब्रेन पे शो हो रहे होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिस तरह APC नहीं प्रेजेंट करता था एंटीजन को, सिमिलर टू दैट लाइक जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो अपना उसके ऊपर वायरल एंटीजन शो करते हैं जिसके ऊपर टी सेल्स आके मीडिएट करते हैं अटैक। अब हम अगर इसकी क्रॉनिसिटी की बात करें तो क्रॉनिक कैरियर्स बाय डेफिनेशन वो होंगे जिसके अंदर ये सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस B 6 मंथ्स या 6 मंथ्स से ज़्यादा तक के लिए मौजूद हो। क्रॉनिसिटी इज़ वेरी वेरी लाइकली टू हैपन इन इन्फेक्टेड न्यूबॉर्न्स 90%, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये बात यहाँ लिखी थी। और एडल्ट में से 5% होते हैं जो कि क्रॉनिसिटी की तरफ चले जाते हैं। अगेन क्रॉनिक कैरियर्स आर दोज जिनमें HBS यानी सरफेस एंटीजन 6 मंथ्स से ज़्यादा परसिस्ट कर जाएगा। क्रॉनिसिटी होती क्यों है? क्योंकि उन लोगों में ये जो पैथोजेनेसिस का तरीका था जिससे हमारी बॉडी फाइट ऑफ करेगी साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड, उनमें साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट होता है जिसकी वजह से फिर वो परसिस्ट करता है जिसकी वजह से वो क्रॉनिसिटी हो जाती है। मूविंग ऑन, क्रॉनिसिटी का लिंक सेल्यूलर कार्सिनोमा से क्यों है? 4 बातें। एक तो उन्होंने ये फैक्ट स्टेट कर दिया कि ऑब्जर्व किया गया है कि हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा क्रॉनिक कैरियर्स में होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो वायरस परसिस्ट कर रहा है बॉडी में, वो कॉन्स्टेंटली डैमेज किए जा रहा है, तो उससे ये कैंसर कॉज हो सकता है। लेकिन 4 थेरी या पॉसिबल तरीके हैं जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो जो पीछे हमने HBX प्रोटीन की बात की थी जिसने P53 को टर्न ऑफ कर दिया था सप्रेसर को, जो कि ट्यूमर सप्रेसर है, तो नंबर 1 दैट्स द वे। नंबर 2 इज़ दिस कि आपका हेपाटोसाइट इन्फेक्ट हो रहा है। वी नो कि लिवर इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स जिनमें थोड़ी बहुत रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। अब हेपाटोसाइट्स इन्फेक्ट हुए हुए हैं, नेक्रोज हुए हुए हैं, ख़राब हुए हुए हैं, वो अपने आप को रीजनरेट करना चाहते हैं, डेड हेपाटोसाइट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये जो परसिस्टेंट सेलुलर रीजनरेशन होगी दिस कुड लीड टू ऑन्कोजेनेसिस, क्योंकि ऑन्कोजेनेसिस इज़ बेसिकली एबनॉर्मली फास्ट सेलुलर रीजनरेशन या माइटोसिस। थर्ड इज़ इंसर्शनल म्यूटोजेनेसिस। जब हमने बात की, अभी हमने रेप्लिकेशन पढ़ी है, इसमें कहीं भी वायरल DNA इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था सेल DNA में, बट जब क्रॉनिसिटी होती है तो ये नोट किया जाता है कि जो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा सेल्स होते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनके अंदर जो होस्ट सेल्स होते हैं, वो जो सेलुलर कार्सिनोमा वाला सेल है उसके अंदर वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। सो बाय रिवर्स इंजीनियरिंग दैट लॉजिक वी कुड से कि जब वो इंसर्ट होता है तो वो किसी ऑन्कोजेनिक जीन को टर्न ऑन कर देता होगा विच कुड लीड टू ऑन्कोजेनेसिस। तो ये 3 वजूहात हैं। अगेन जो बच्चे होते हैं देर न्यूनेट्स एंड देर मोर लाइकली टू develop the risk because they are more likely to become chronic because they do not have a good immune system.